से पहले बात उदयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल उदयपुर में एक विदेशी महिला को गोली मारी गई है। थाईलैंड से घूमने के लिए ये महिला आई थी राजस्थान में, लेकिन उसके साथ ये भीषण हादसा हुआ जहां पर उसे गोली मारी गई है। विदेशी महिला को पीठ पर गोली लगी है। हालांकि महिला को तुरंत फौरन अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया और अब महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन पुलिस बहुत तेजी से मुस्तैदी में जुट गई है आरोपी की तलाश में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आप देखिए कि किस तरह की छवि ये प्रस्तुत करने की कुछ बदमाशों के द्वारा की जा रही है। राजस्थान वैसे भी पर्यटन के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस विदेशी महिला को गोली मारी गई है पीठ पर, जो थाईलैंड से घूमने के लिए आई थी, उसकी फोटो इस समय आपको दिखा रहे हैं। यही वो विदेशी महिला है जिसको गोली मारी गई है पीठ पर। इसको गोली लगी, लेकिन अभी फिलहाल गनीमत की बात यह है कि वो खतरे से बाहर है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोपियों की तलाश में, इसका मतलब कि पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। एक आरोपी ने नहीं, कई सारे लोग इसमें थे। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं सीधे। कपिल, कौन लोग थे जिन्होंने विदेशी महिला को टारगेट बनाया? उनके इंटेंशन क्या था? तो हम कपिल से कनेक्ट करेंगे फिर से, लेकिन आपको बड़ी खबर इस समय उदयपुर से बता रहा हूं। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप मान लीजिए, क्योंकि विदेशी महिला को गोली मारी गई है। एक बड़ा सवाल, एक छवि का सवाल यहां पर आ जाता है, देश की छवि का, उस राज्य की छवि का, कि ये फिर आ जाता है कि अगर कोई विदेश से आ रहा है आपके देश को घूमने के लिए और उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये गोली मारने की, इसके पहले भी कई सारे ऐसे राजस्थान में, जयपुर से वो घटना हमने आपको बताई थी जब विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और एक बार थाईलैंड से घूमने आई महिला को गोली मारी गई है। कपिल हमसे कनेक्ट हो चुके हैं इस खबर पर। कपिल, क्या है पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, थाईलैंड की रहने वाली ये महिला है और दो महिलाएं माली कॉलोनी स्थित एक वीर पैलेस होटल है जहां पर रुकने की जानकारी सामने आ रही है। अल सुबह उदयपुर के इस एमबी चिकित्सालय से उदयपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि एक विदेशी महिला जिसे गोली मारी गई है उसे एक निजी चिकित्सालय से यहां पर रेफर किया गया है। उसके बाद में क्योंकि विदेशी महिला से जुड़ा मामला है तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और पुलिस के जो आला अधिकारी है उनकी दौड़ हॉस्पिटल तक शुरू हो जाती है। आप देखिए कि इसी जगह पर एमबी चिकित्सालय के इसी यूनिट में इस समय जो महिला है उसका इलाज चल रहा है, क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार उसके पीठ में गोली लगी हुई है। पीठ में जब एक्सरे किया गया तो गोली पीठ के अंदर फंसे होने की जानकारी चिकित्सकों को सामने आई और उसके बाद में चिकित्सक जो है अपने इलाज में जुट गए। देखिए, महिला जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है। महिला, जो कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार महिला पुलिस से लगातार बात कर रही है, लेकिन किसी तरह की जानकारियां साझा नहीं कर रही। तो ये पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक पुलिस ये भी जानकारी नहीं जुटा पाई है कि आखिर इस महिला को गोली कौन सी लोकेशन पे मारी गई, क्योंकि पुलिस को जानकारी हॉस्पिटल प्रबंधन से मिली थी। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही, क्योंकि जिस निजी चिकित्सालय में सबसे पहले इस विदेशी महिला को ले जाया गया था वो निजी चिकित्सालय सुखेर इलाके में स्थित है। तो ऐसे में ये संभावना मानी जा रही है कि संभवतः रात को ये महिला सुखेर इलाके में रही होगी, और क्योंकि जिस जगह पर घटना होती है सबसे पहले उसके आसपास के हॉस्पिटल में जो घायल महिला होती है उसे ले जाने का प्रयास जो है वो रहता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस महिला का मूवमेंट संभवतः सुखेर इलाके में रहा होगा, और यही वजह है कि उसे सबसे पहले पास के एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे सरकारी चिकित्सालय, जो कि उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा एमबी हॉस्पिटल है, यहां पर रेफर कर दिया। हालांकि मामला विदेशी महिला से है तो पुलिस किसी तरह की कोताही इसमें नहीं बरत रही और टीमें बना दी गई है। भले ही महिला का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा हो, लेकिन इसके साथ जो दूसरी महिला थी, कपिल, दो सवाल है। पीठ में महिला को कितनी गोली लगी? दूसरा ये आप बता रहे हैं कि महिला के साथ एक और विदेशी पर्यटक महिला थी, पुलिस क्या उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है? कोई जानकारी वो साझा कर पाए? और महिला का नाम क्या है जिनके साथ ये घटना घटी? देखिए, महिला का नाम थोंगखोट बताया जा रहा है, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है, और दूसरी महिला जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है फिलहाल होटल के अंदर मौजूद है और होटल में पुलिस की टीम ने उससे भी पूछताछ की है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है फिलहाल किसी तरह का कोऑपरेशन दोनों महिलाओं द्वारा पुलिस को नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो घायल महिला है वो भी पूरी तरह से खतरे से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस से वो बात कर रही है, लेकिन किसी तरह की जानकारी साझा नहीं कर रही है कि कौन लोग थे जो कि
गोली मारने वाले थे, किस पर शक है, कौन लोग शामिल इसमें हो सकते हैं। दूसरा जो दूसरी महिला जो कि अभी होटल में है, उससे पुलिस निश्चित तौर पर उससे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। और साथ में एक टैक्सी चालक का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि शायद इन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, ऐसी भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो सारी कड़ियां इस समय पुलिस जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी तरह से सहायता नहीं मिलने के चलते पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है कि वो कैसे इसकी कड़ी तक पहुंचे, क्योंकि फिलहाल सुबह 5:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलने की बात सामने आ रही है और उसके बाद से अभी तक पुलिस एक्चुअल घटना की जो लोकेशन है वो भी पता नहीं लगा पाई है। लेकिन कितनी गोली लगी है ये पता चल पाया है कपिल? कितनी गोली लगी है महिला को? देखिए, फिलहाल एक गोली लगने की जानकारी है, जो एक्सरे मेडिकल टीम द्वारा। बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। आपसे अपडेट देते रहेंगे कपिल, बहुत शुक्रिया। और चलिए इस बीच आपको 12 से बड़ी खबर बताते चले। रास्ते पर पैंथर की चहलकदमी देखी गई है। शाहबाद घाटी के पास पैंथर का मूवमेंट दिखा है। 5 मिनट तक आराम से बैठे रहा ये पैंथर। 12 जिले के शाहबाद कस्बे के पास बीती रात राहगीरों को पैंथर दिखा। NH यानी कि नेशनल हाईवे 27 से घाटी उतरने वाले रास्ते पर पैंथर देखा गया है। पैंथर जो रात के समय देखा गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसका कार चालक ने वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया है, जिसमें करीब 5 मिनट तक पैंथर बड़े आराम से एक ही जगह बैठता नजर आ रहा है। बताते चलें कि शाहबाद घाटी में पैंथर की मौजूदगी को देखते हुए लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन यहां संरक्षण को लेकर कोई भी काम नहीं किए गए, जिसके बाद से लोग यहां लेपर्ड सफारी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए आप 5 मिनट तक कितने अच्छे तरीके से लेपर्ड आरामदायी पोस्चर में बैठा हुआ नजर आया, और जो पर्यटक थे उनको भी मौका मिल गया कि वो आराम से चलते हुए और आराम फरमाते हुए इस लेपर्ड को अपने मोबाइल में कैद कर सके, ताकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को डाल सके। फिलहाल ये आप देखिए शाहबाद घाटी के पास पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। 12 से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर अजमेर के अरावली नाग पहाड़ से सटे कोडड़ा बैरवा बस्ती इलाके में पैंथर होने की अफवाह से लोगों में डर का माहौल बन गया है। दरअसल 2 बिल्लियों के लड़ने पर क्षेत्र में माहौल खराब हो गया और सभी ने पैंथर आने की जानकारी देते हुए वन विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देखा तो 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हुई नजर आई। देखा तो 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो इलाके के लोगों को दिखाया गया, जिसे पैंथर बताकर क्षेत्र में दहशत फैला दी गई। गौरतलब है कि गुरुवार को बैरवा बस्ती में पैंथर का मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में वन विभाग की टीम ने अपनी गश्त को और तेज करते हुए पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया, जिससे कि पैंथर का मूवमेंट देखा जा सके। साथ ही वन विभाग ने लोगों को शांत रहने और बच्चों को रात में घर से बाहर नहीं भेजने की अपील की है। और चलिए अब आपको बात बताते हैं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, क्योंकि अनूपगढ़ में बादल का मौसम का मिजाज बदल गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा देखा गया है। इलाके में पहली बार इस तरह का कोहरा देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर में सुबह से ही कोहरा बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनूपगढ़ में किस तरह से मौसम का मिजाज बदला और सुनहरी धूप खिले हुए दिन के साथ जब सुबह की लोगों की नींद टूटी तो देखा गया कि चारों तरफ सिर्फ ओस ही ओस, सिर्फ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। घना कोहरा छाया हुआ है सुबह से ही अनूपगढ़ में। आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये 2 बात हो सकती है, क्योंकि सर्द का मौसम शुरू हो रहा है, ठंड आ रही है, या तो वो होगा, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में तो नहीं हो सकता। आसपास के जिलों को भी ठंड या कोहरा ढकेगा, लेकिन सिर्फ अनूपगढ़ में होने का मतलब यहाँ पर यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा वहां की ज्यादा प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से वहां कोहरा बना हुआ जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दरअसल वो ओस का कोहरा, ओस की चादर नहीं है, जबकि वो धुएं की चादर हो सकती है। बहुत बढ़िया
भाई साहब खूब कोहरा है और सरसों की फसल के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे क्या फसलें बढ़िया चलेंगी और किसानों के लिए भी और फसलों के लिए सबके लिए बढ़िया है। सुबह सुबह मौसम किस प्रकार से है? मौसम एकदम शानदार है वैसा, प्रकृति का देखो रूप कैसा है। कल एकदम धूप थी और आज एकदम कोहरा है। कुल मिला के सबके लिए बढ़िया है ये सब। और चलिए बड़ी खबर आपको बताते चले, अनीता चौधरी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्य अभियुक्त गुलामुद्दीन को पुलिस मुंबई से जोधपुर लेकर आई है और अनीता चौधरी हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है वो आखिरकार पुलिस के हाथों लग ही गया है। और इसमें 500 सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए, 500 सीडीआर का विश्लेषण किया गया। नेपाल भागने की फिराक में था गुलामुद्दीन, तब जाके पता चला। कोर्ट में आज उसको पेश किया जाएगा, जहां से उसे रिमांड पर लेकर जाएगी पुलिस। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को बताते चले कल मुंबई से जोधपुर लाया गया था, कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, रिमांड पर लेके जाएंगे। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जो गुलामुद्दीन जोधपुर में हत्या को अंजाम देकर 9 दिन तक पुलिस की आंखों से दूर रहा, वो दरअसल अगर नेपाल में भी उसका मोबाइल ऑन नहीं होता तो शायद उसके लोकेशन को ट्रेस करना पुलिस के लिए नामुमकिन हो जाता। और यह भी खबर निकल कर आई कि नेपाल भागने की फिराक में भी था आरोपी, उसके बाद भी उसने बड़ी प्लानिंग की होगी, लेकिन शायद उसकी तरफ से एक छोटी सी गलती हो गई कि उसने अपना मोबाइल ऑन कर लिया और उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। मुंबई से आज जोधपुर लाया गया है, कोर्ट में किया जाएगा पेश। तारीख की रात को एक हत्या की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हमें पता चला कि अनीता देवी नामक महिला की हत्या की गई है काफ़ी निर्मम तरीके से। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद विशेष टीमें गठित की गई। पिछले 8 दिनों में हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी जिसका नाम गुलामुद्दीन है इस तक पहुँचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफ़ी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया। और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया, निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूं कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में करेंगे। तो बड़ी खबर आप देख रहे थे, जहां पर अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस के हाथों लग गया है, आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। चंद्रशेखर संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आखिरकार 9 से या 10 दिन मान लीजिए, आज तो 10 दिन हो गया इस कांड को, 10 दिन के बाद मुख्य आरोपी तो हाथ में आ गया, लेकिन आज कोर्ट में पेशी कब तक होगी? कोर्ट में पेशी क्या कुछ होगी आज इसमें? देखिए श्रुति, बात करें तो जो अनीता चौधरी की निर्मम हत्या की गई थी, 6 टुकड़े करके 10 फीट गहरे गड्ढे में उसे दफना दिया गया था। इस मामले में अगर हम सिलसिलेवार समझे तो 27 तारीख को दोपहर 2:30 बजे के करीब जो है अनीता चौधरी सदापुरा से निकली थी। करीब 4:15 बजे उसकी अंतिम लोकेशन जो है कंगाना गांव में मिली थी। इसके बाद उसे रात को नशीला पदार्थ पिलाया गया, बेहोश किया गया और 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे गड्ढा खोदने के लिए वहां पर जेसीबी बुलाई गई और 28 को ही जेसीबी चालक ने जो है मकान के बाहर गड्ढा खोदा था। 29 तारीख को जो है वो अपने घर पहुंची, लेकिन पुलिस जो है गुलामुद्दीन के घर पहुंची, लेकिन गुलामुद्दीन नहीं मिला। तो उसकी पत्नी से पूछताछ की गई और 30 अक्टूबर को टुकड़ों टुकड़ों में जो है शव को निकाला गया था। 31 अक्टूबर को पति मनमोहन और ने जो है एक व्यवसायी है तैयब अंसारी सहित 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी।
इसके बाद 7 नवंबर को मुंबई के सेंट्रल से जो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। अब ये कहा जा सकता है कि जो ये गुत्थी उलझी हुई थी, इस गुत्थी में जो ताला लगा था उसकी चाबी अब पुलिस के हाथ में, यानी कि गुलामुद्दीन पुलिस के हाथ में है। आज गुलामुद्दीन को दोपहर के करीब जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस इस आरोपी की जो है अधिकतम रिमांड लेने की जो है कोर्ट से गुहार करेगी, और जब उसको रिमांड मिलेगी उसके बाद इससे जो है गहन पूछताछ की जाएगी। और इस मामले में कई बड़े नाम सामने आने का अंदेशा जो है मृतक अनिता के परिवार के लोग जता चुके हैं। एक तरफ जहां पुलिस इस मामले में लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं अनिता का परिवार है वह भी लगातार धरने पर बैठा है। सीबीआई से जांच की मांग उनकी मुख्य मांग है, जिस पर वे अड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो जो परिवार के लोगों का यह कहना है कि गुलामुद्दीन जो है वो लूट के लिए ये हत्या नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं जो है बड़े लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये देखने वाली बात है। चंद्रशेखर, ये बताएगा कि पेशी पे कब तक लेके जाएंगे इसको? देखिए, आज चूंकि इसे कल जोधपुर लाया गया था, देर रात जोधपुर लाया गया था, जो कागजी कार्रवाई करने के बाद लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास जो है इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और इसके बाद जो है इसकी रिमांड ली जाएगी। जो जानकारी पुलिस ने दी है उसके अनुसार जो है गुलामुद्दीन फोन का उपयोग नहीं करता था, और फोन का उपयोग नहीं करने की वजह से इतने दिन वो जो है पुलिस को छकाने में कामयाब रहा। और ये भी जानकारी मिली है कि इसने जो है बिहार का टिकट बना रखा था, और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के आसपास इसके लोकेशन जो है ट्रेस हुई थी, उसके बाद इसे पकड़ा गया। ये बिहार के जरिए जो है नेपाल भागने की जुगत में था। और हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संभवतः ये पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। कहीं ना कहीं अब इससे जो पूछताछ होगी उसमें कई बड़े नाम सामने आएंगे, उसको लेकर। ठीक है चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और चलिए अब बात कोटा से कर लेते हैं। दरअसल कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और अब डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 364 तक पहुंच चुका है। ऐसे में कोचिंग स्टूडेंट्स भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, और अब तक करीब 25 कोचिंग स्टूडेंट्स की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि सैकड़ों डेंगू संदिग्ध कोचिंग स्टूडेंट्स ने अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवाया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। अलग अलग टीमों से 300 से ज्यादा हॉस्टल्स का सर्वे कर 50,000 से अधिक स्टूडेंट्स को जागरूक किया जा चुका है। बता दें कि सर्वे के दौरान 25 से अधिक हॉस्टल्स में लार्वा भी मिल चुका है। कोचिंग नगरी में चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार सर्वे व लार्वा एक्टिविटीज के बाद भी डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। सर्दी की दस्तक के बाद भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोचिंग सिटी में 2 दर्जन से अधिक कोचिंग स्टूडेंट भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जबकि दर्जनों कोचिंग स्टूडेंट डेंगू संदिग्ध होने के चलते अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा चुके हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार सर्वे व लार्वा एक्टिविटीज़ के बाद भी तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में गिरावट नहीं आ रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग लगातार सर्वे कर न केवल लार्वा एक्टिविटीज़ कर रही हैं, बल्कि नोटिस थमाकर लोगों को डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूक भी कर रही हैं। लेकिन फिलहाल डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए अब बात उपचुनाव के संग्राम की कर लेते हैं, क्योंकि मात्र कुछ दिन ही अवशेष रह गए हैं 13 नवंबर में, और 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने वाला है विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। आज नागौर के खिमसर में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला खिमसर है, हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है, और ये सीट खाली हुई थी। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला जबरदस्त बताया जा रहा है। इसीलिए नागौर के बागडोर को संभालने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए और वहां पर चुनावी मंत्र और भरने के लिए खुद खिमसर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। कुचेरा में चुनावी जनसभा आयोजित हो रही है, जिसमें सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को इस बार खिमसर से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनके समर्थन में ये जनसभा आयोजित की गई है। जनता से इनके हक में वोट की अपील आज सीएम के द्वारा चुनावी मंच से की जाएगी। वहीं खिमसर में जनसभा को संबोधित करने के बाद फिर प्रस्तावित कार्यक्रम झुंझुनू का भी है, जहां पर झुंझुनू में भी जनसभा आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू भी जाएंगे। सुल्ताना कस्बे के खेल मैदान में झुंझुनू में भी बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील जनता के
जनता से की जाएगी। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दौसा विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर एक ओर बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के डीसी बैरवा मैदान में है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने चुनाव को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। दिन रात गांव-गांव जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अपने भाषणों से दौसा को जल, ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भरोसा दे रहा है। विधायक बनने के बाद 12 महीने पानी और बिजली देने का दावा भी कर रहे हैं। दौसा को दुबई बनाने की बात भी कर रहे हैं विप्र। ऐसे में दौसा की जनता के विप्र गोयल की बातों पर कितना भरोसा करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आईआईटी करने के बाद एक युवा के चुनावी मैदान में आने से दौसा के दंगल में रोचक जरूर पैदा हो गई है। अब चलिए खबर आपको झालावाड़ से बता रहे हैं। झालावाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम झालापाटन में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव में भगवान द्वारकाधीश को 11 पीपा देसी घी से बने प्रसाद का भोग भी लगाया गया। साथ ही भगवान की 56 भोग की झांकियां भी सजाई गई हैं, जिसमें कई तरह की मिठाइयां, फल और सब्जियों का भोग लगाया गया। अन्नकूट महोत्सव में कलेक्टर अजय सिंह राठौर, जिला न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान समेत भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो भगवान द्वारकाधीश को आप देखिए कितने भव्य तरीके से सजाया गया है। अन्नकूट का ये कार्यक्रम है। 11 पीपा देसी घी का जलाया गया, 56 प्रकार के भोग लगाए गए और वहीं कलेक्टर के साथ ही जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो उमड़ा हुआ नजर आया। मंदिर श्री द्वारकाधीश पे समिति द्वारा लगातार 35 वर्षों से यह आयोजन अन्नकूट का किया जा रहा है। इसमें 32 तरकारी, 56 व्यंजन के 12 पीपे देशी घी से व्यंजन बनाकर प्रभु को भोग आरोगा किया। इसमें किस तरह से मतलब श्रद्धालु पहुंचते हैं, किस तरह से अपने आप को धन्य महसूस करते? आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं जो समिति से जुड़े हुए हैं, वल्लभ संप्रदाय के हैं, उनको हम विशेष न्योता देकर बुलाते हैं और जो भी समिति के सदस्य हैं वो सब परिवार प्रसादी लेकर और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और चुनावी मौसम में नेता जनता के बीच वोट मांगने के लिए अलग अलग अंदाज में पहुंचते हैं। इस बीच दौसा में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई के लिए जनता के बीच वोटों की भीख मांगते नजर आए। अब उनका ये कार्यक्रम कांग्रेस के लिए बयानबाजी का जरिया बन गया है। रिपोर्ट देखिए। कुछ देने की हैसियत रखते हैं। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, भाग्य विधाता मतदाता ही होता है। सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को आज हर मतदाता के दरवाजे पर भीख मांगने निकला हूँ। वो गली गली में घूम रहे हैं तो मानना तो आपको पड़ेगा ही ना। तो कमल का फूल जीतेगा। चुनावी मौसम में नेताओं की ऐसी बयानबाजी लाजमी है, लेकिन दौसा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये अंदाज बिल्कुल अनोखा है। अपने भाई के लिए जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा एक हाथ में कमंडल लिए थे तो दूसरी तरफ सीने पर भिक्षाम देही कार्यक्रम का बैनर लगा रखा था। अब डॉक्टर किरोड़ी के भिक्षाम देही कार्यक्रम पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मैं यहां की जनता को सैल्यूट करता हूं, जिसने एक मंत्री को इस हालत में ला दिया। जो सरकार में है, कुछ देने की हैसियत रखते हैं, जिनके पास सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को लगते हैं। आपको मान लिया, आपको सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब तो मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में 700 सीटों में जाने चाहिए, वो गली गली में घूम रहे हैं तो मानना तो आपको पड़ेगा ही ना।
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर चुटकी लेने वाले गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया। मुरारी लाल मीणा की तारीफ करते हुए डोटासरा ने कहा कि वे चाहते तो अपने परिवार के लिए टिकट मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दिलवाया। ये चुनाव डीसी बैरवा नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव मुरारी लाल मीणा आपका एमपी आपका नेता। गौरतलब है कि दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा का मुकाबला बीजेपी के जगमोहन मीणा से होगा और जगमोहन मीणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। ऐसे में वे अपने भाई की जीत के लिए दौसा में जमकर पसीना बहा रहे हैं, जनता से अलग अंदाज में वोट मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।